तो गुड इवनिंग सबको। यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे। तो क्या आप लोगों को मेरी वॉइस जा रही है? सबसे पहले ये कमेंट करें कि हाँ वॉइस आ रही है कि नहीं। उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं, प्लीज कमेंट करें। एनीवन प्लीज कमेंट। चैट बॉक्स पे जाके आप मैसेज कर सकते हो यस और नो। पुष्पा कुमारी इज हेयर, सो प्लीज मैसेज मी। वॉइस जा रही है मेरी, प्लीज कमेंट करें। पुष्पा, आपको मेरी वॉइस जा रही है? और बाकी स्टूडेंट्स लोग भी मैसेज करें कि अगर वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि क्लास लेट करना सही नहीं है। चलिए और स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। मैं 8:05 में स्टार्ट कर दूंगी क्लास। आप लोगों को वॉइस जा रही है कि नहीं, आप एक बार चैट बॉक्स में जाके चैट पे यस लिख दीजिए कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति में। तो आप लोगों का इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्लास मैं लूंगी। मेरा नाम खुशी है और हम एसकेजी ज्ञान ज्योति में मैथ और इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाएंगे और भी कुछ सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग का रूटीन आ चुका है एग्जाम का। आप लोग का इन्वायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम भी है, 12 तारीख से शुरू है फर्स्ट एग्जाम। गुड इवनिंग सबको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करना है। तो हम लोग को तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा इंग्लिश में है इन्वायरमेंटल स्टडीज का VSC 1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं जिसको हमको कंप्लीट करना है। अगर हम 5 यूनिट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इस पेपर पे पास मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो पेपर में आप लोग को देखना है कि पेपर आखिर यहाँ पे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होने वाला है। थ्योरी रहता तो भाई हम लोग कुछ भी भर सकते थे, बट अब तो थ्योरी नहीं है, अब तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो हम लोगों को तो सही अब थ्योरी को अच्छे से देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज्यादा। क्योंकि इसमें तो आप लोग थ्योरी में कुछ भी बना के लिख सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव में नहीं। तो हम थोड़ा लेक्चर दे देते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद पढ़ाई तो है ही। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए दो चीज करना है जो हम क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोगों को क्लास में हम एक्स्ट्रा कुछ नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कराने वाले हैं। ऐप में आप लोगों का यूनिट वाइज नोट्स अपलोड किया गया है, उसी नोट्स को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और सारे यूनिट के आप लोग का अभी यूनिट 4 या 5 तक ऑब्जेक्टिव हमारे ऐप में अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? पुष्पा, आप लोगों ने ये MCQ देखा कि नहीं देखा, ये बताइए। और अजीत सिंह हैं, वो बताइए। एक बार भी MCQ सीरीज में गए कि नहीं गए, टेस्ट सीरीज में? बताइए। यस मैम। तो आप देखे हैं कि हाँ MCQ हमारे ऐप में अपलोडेड है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम अभी सिलेबस इंट्रोडक्शन कराते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हमारा जो नोट्स वगैरह है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग का देखिए, ये हम लोग का VSC है, पेपर है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, सेमेस्टर 2 और 4 का है हम लोग का ये सिलेबस। वेट एक मिनट।
ठीक है, हम इस पे भी देख लेते हैं। और आप लोगों का देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस है। इसमें से हम लोगों को फर्स्ट यूनिट, आज हम लोग जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। ये सारा जो पर्यावरण के घटक है, हमारा जो पर्यावरण का घटक रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो हमारे हमको पता है कि पर्यावरण जो है हमारा वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल से मिलकर बना है। सभी को इसके बारे में पता ही है क्योंकि हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों को इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को नॉर्मली पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंटल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो वायुमंडल है, जलमंडल है, वो सब के बारे में डेफिनेशन है। उसका क्षेत्र कहाँ का, दायरा का मतलब क्षेत्र होता है, महत्व कहाँ कहाँ तक जाता है वो है। फिर सतत विकास की अवधारणा, सभी को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में जो है पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र का संरचना क्या है। उसके अंदर हम लोग जैविक और अजैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य जो हैं, यानी कि जो हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसका क्या कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा कैसे हम लोगों को मिलेगी इन्वायरमेंटल के द्वारा उसके बारे में पढ़ेंगे। खाद कैसे मिलेगा, खाद्य जाल कैसे मिलेगा, ये सब जो हम लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र से मिलता है, यानी कि हमारे जो चारों घटक हैं, हमारे वायुमंडल, जल मंडल, ये सब से जुड़ करके एक तंत्र बनता है और उससे हमारे को ये सब मिलता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग को प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग प्रकृति भी हम लोग को कुछ कुछ संसाधन दिए हैं। जो अभी हम लोग का पृथ्वी है वो हम लोग का प्राकृतिक ही है, ठीक है, प्रकृति ही है। तो वो भी हम लोगों को एक दिया है संसाधन कि हम इस जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक मिनट। देखिए आप लोगों को जहां डाउट होगा ना वहां हमसे पूछिएगा उसी टाइम में, ठीक है। हम अभी चैट बॉक्स उतना नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को सिलेबस इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। चैट बॉक्स में सारा कमेंट, जो दिक्कत आएगा उसी टाइम में आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई बाद में देंगे। ठीक, तो हम लोग को जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुआ है उसका भी कुछ हम लोगों को पढ़ना है कि भूमि संसाधन में मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, खनन और बांध निर्माण का पर्यावरण पर प्रभाव क्या कैसे पड़ता है। आखिर जो हम लोग को जल संसाधन मिला है उसमें हम लोग को देखिए, जल संसाधन में बाढ़ आता है, सूखा होता है, उससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, जल का उपयोग, भूजल संसाधन का दोहन, ये सब हम लोग जब नोट्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई क्या है नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और जो सिलेबस पहले देख चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के बाद हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता का परिभाषा में हम लोग देखेंगे क्या क्या, कि आखिर जैव विविधता का स्तर कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट है यानी कि उसके जो क्षेत्र हैं वो सब कहाँ तक फैले हुए हैं। भारत में जो हम लोग का बार बार आपदा आते हैं, संकट आते हैं, उससे प्रजातियों को कैसे लड़ना है नहीं लड़ना है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक हम लोग का आईयूसीएन रेड जो का जो सूची हम लोग को दिया गया है उसका मापदंड देखेंगे। सारा हम लोग जैव विविधता के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो हम लोग के पास टोटल अभी 12 दिन है और यूनिट हम लोग के 7 है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को टोटल 7 यूनिट पढ़ना है ना। हम लोग को 7 यूनिट पढ़ना है टोटल। किसी ने कब पढ़ा है इसको पहले से? देव, आप बताइए कि आपने कभी पढ़ा है, हम लोगों को नोट्स निकाल के देखा है कि क्या क्या नोट्स अपलोड किए गए हैं, बताइए। आखिर आप कोर्स लिए हो तो आपको तो पता होगा कि क्या क्या दिए गए नहीं दिए गए, बताइए।
कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लगता है समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए थोड़ा, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए तो हम लोग शुरू करें। सिलेबस का इंट्रोडक्शन देना है हम लोगों को, तो हम लोग चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम लोग सिलेबस को देखते जाएंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है, तो हम इसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो ईवीएस में सबसे पहले हम लोग को जो सिलेबस है उसका यूनिट 1 हम लोग करेंगे। टोटल हम लोग के पास 12 डेज है। कितने डेज है टोटल? हम लोग के पास 12 डेज है। और 12 डेज में 7 डेज हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। जो हम लोग का सिलेबस रहेगा इसको हम 2 वार्ड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 डेज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स को। एंड लास्ट 5 डेज जो आप लोगों को 4 डेज बचेगा, क्योंकि 5वां दिन तो एग्जाम ही रहेगा। तो हम लोग के पास जो बचा, ठीक है, आप लोग के पास 12 दिन, आज से 10 दिन है ना जी। 12 तारीख को एग्जाम है तो 10 दिन बचेगा हम लोग के पास टोटल। तो आप लोग का 10वां दिन एग्जाम ही है। तो हम लोग 7 दिन में सिर्फ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर को देखेंगे। और थर्ड दिन यानी 3 दिन हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो कि आपका ऐप में अपलोडेड है, ठीक है। जो हम लोग का ऐप में अपलोडेड है। तो हम लोग का आज देखते हैं यूनिट 1, जो हम लोग का इकाई 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, आप लोग इसको माइंड पे बैठा लें। हम लोग के 4 घटक हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। तो हम लोग को यूनिट 1 में यही पढ़ना है। तो हम लोग नोट्स की ओर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। देव समझ में आ रही है? और प्रियंका और अजीत, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आप लोग को नोट्स हम दिखाते हैं। ये नोट्स जो हम लोग का है, ये हम लोग का अपलोड है ऐप में। जिनको नहीं पता वो एक बार आप जा करके नोट्स कंटेंट जोन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1, हम लोग का सबसे पहला प्रश्न यूनिट 1 से क्या बनेगा कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। आखिर हमारा जो पर्यावरण है, वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है और जीव मंडल है, इसके अंदर भी कुछ हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। वायुमंडल में आखिर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जीव मंडल, जल मंडल में क्या क्या है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनका रोल है, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है पर्यावरण के घटक और उनके विशेषताएं और भूमिकाएं क्या क्या है, उनकी व्याख्या कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला नोट्स का हम लोग देख रहे हैं, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण वह सामग्री है, प्रणाली है। पर्यावरण वह सामग्री प्रणाली है जिसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतक्रिया करते हैं। जो हम लोग का इन्वायरमेंटल है ना, वो हमारा ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ठीक है, जैविक हो गया और अजैविक घटक जो हम लोग के पास है कंपोनेंट्स। एक तो हम लोग का होता है कि जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक अजैविक घटक जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। वो आपस में क्या करते हैं, अंतक्रिया करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसका हमारा कोई यूज नहीं है। तो वही अंतक्रिया आपस में करते हैं। यह जो प्राकृतिक और मानवकृत कारकों का समूह है, यह क्या है, पर्यावरण जो है मानव निर्मित और कारकों का समूह है, जो जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक होता है। हमारा जो मानव निर्मित, हमने भी कुछ निर्माण किया है, कुछ ऐसे कारक दिए हैं हमारे प्रकृति को, जिसका हमारे अस्तित्व में और विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अभी रोड नहीं बनाते तो, अगर हम अभी रोड नहीं बनाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे। अगर हम लोग बाइक नहीं बनाते तो हम लोग चलते कैसे। अगर हम लोग कैंटीन नहीं बनाते, या फिर हम लोग चूल्हा, गैस चूल्हा जो होता है वो सब अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। आखिर हमारा अगर प्रकृति की देख ले, अगर हम लोग को पेड़ पौधा फल पकवान ये सब तो प्रकृति से मिलता है, वो नहीं मिलेगा तो हमारा कैसे विकास होगा। हमारा अस्तित्व तो खतरा में आ जाएगा। पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक होते हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। ये सभी जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं।
आखिर हमारा जो जीव मंडल है वह भी हमारी प्रकृति में है, जल मंडल है वह भी हमारी प्रकृति में है, वायुमंडल भी हमारी प्रकृति में है। तो ये सब क्या है, मिल करके एक परिस्थिति की तंत्र बनता है। ठीक है, क्या बनता है, परिस्थिति की तंत्र बनता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला वायुमंडल। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल गैसों की वह परत है जो पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घेरे हुए रहते हैं। वायुमंडल जो है पृथ्वी को गैसों से घेरे हुए रहते हैं। अभी हम एक जगह बैठे हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए आप एक जगह बैठे हुए हो, आप लोग को वायु नहीं दिख रही है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं, और हम लोग अभी क्लास भी कर रहे हैं। एक साथ हम लोग 3-4 प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दो काम हो रहा है, एक तो हम ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हम लोगों को नाइट्रोजन जो है, ये आप लोगों को वैल्यू याद करके रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है, मात्रा क्या है। ठीक है, ये पूछ सकता है ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो 21%। आप इसको नोट डाउन कर लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी में है 78%, ऑक्सीजन 21%। और जो शेष प्रतिशत बचता है, ठीक है, हमारा जो शेष प्रतिशत बचेगा वो क्या हो जाएगा, अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, मीथेन, ये सब मिल करके जो बढ़ा जाता है, वो शेष यानी कि 1-2% जो बचा हुआ रहता है हमारे पास, वो रहता है। ठीक है, वायुमंडल क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक, वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। आखिर हमारे सूर्य से बहुत सारे किरणें आती हैं जो कि हम लोग के लिए बेनिफिट भी है। कहा जाता है ना कि सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर को अच्छा सा बनाता है, हमारे लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो है हमारे सूर्य से बहुत सारी हानिकारक किरणें भी आती है जो हमारे बॉडी को, हमारे पृथ्वी को अफेक्ट कर सकती है। तो उससे से बचाने के लिए वायुमंडल क्या करती है, बहुत एक परत क्रिएट करती है जो कि जलवाष्प और धूल धूल को छानती है, यानी कि उसको आपका मतलब से ये करती है कि हाँ, हमारा जो चाहिए हम लोगों को जो ऊर्जा, वो हम लोगों को मिले, और जो आप लोग का डस्ट है जिसका यूज नहीं है वो साइड रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं जो वर्षा और तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। आखिर वायुमंडल में कुछ ऐसा है, जलवाष्प और धूल का जो कण होता है उसको वर्षा और तापमान, जब हम लोग का रेन होता है तो देखे होंगे कि बहुत मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कभी मोटा तरह से पानी का वर्षा का बूंद गिरता है, कभी एकदम हल्का सा गिरता है। तो वो सब क्या किसके कारण होता है, जलवाष्प के कारण और धूल के कण के कारण। हम लोग को बारिश से चोट भी आती है। ठीक है, लगता है कि बारिश से हम लोग को चोट हो रही है, वो क्यों, क्योंकि धूल के कण के कारण। ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न स्तर जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर आदि पृथ्वी के अंदर मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। ये सब जो हम लोग का है वायुमंडल का विभिन्न स्तर, वो सब क्या करता है, पृथ्वी के मौसम को और जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसका इंग्लिश नोट्स आप लोग को नीचे में मिल जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी हमारे ऐप में हिंदी के ज्यादा है तो हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बट हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे 1-2 वर्ड। ठीक है, तो जलमंडल क्या है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का समग्र भाग है। आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स पे चैट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे लास्ट में। ठीक है, जलमंडल क्या है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का समग्र भाग है। आखिर हमारे पृथ्वी में वायुमंडल को हम तो पढ़ा दिए, वो एक साइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है जलमंडल। हमारी पृथ्वी में बहुत ऐसे जगह पे जल मौजूद है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे समुद्र है, झीलें हैं, महासागर है। तो वो सब क्या हो गया, हमारे जल के भाग है। हमारे आसपास में नदी है, वो भी हमारे पृथ्वी के जलमंडल के में ही आता है, ये नहीं कि वो हम लोग बनाए तो हो गया। ठीक है, वो भी जलमंडल के भाग में ही आता है। ठीक है,
तो पृथ्वी का लगभग 71%, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। आपको पृथ्वी नीली और हरी, इसमें डाउट होता है ना कि पृथ्वी आखिर नीली है कि हरी है, समझ में नहीं आता है। तो पृथ्वी जो है हम लोग की नीली है, ठीक है, क्योंकि ये 71% ज्यादा, 71% हम लोग का भाग जल से ढका हुआ है। परंतु जो हम लोग को पीने योग्य जल मिलता है वो क्या होता है, केवल 2.5%। आप सोच सकते हो 71% जल से हम लोग को सिर्फ 2.5% ही जल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ही हैं जिसके कारण हम लोग को इतना कम मात्रा में जल को मिलता है, क्योंकि हम लोग डस्ट इतना करते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह से कारण बहुत सारा जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। थ्योरी तो आप लोगों को करना नहीं है, इसलिए ज्यादा थ्योरी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे, जो मेन पॉइंट है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। यह जैविक प्रक्रियाओं, जैसे कि आखिर जल का क्यों यूज करते हैं, आखिर बताइए जल जो है आखिर हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है? पीने के लिए, मानव का जो हम लोग मनुष्य है उसके जीवन के लिए, वनस्पति जो हम लोग को अभी खाने पीने का राशन मिल रहा है उसके उद्योग के लिए, कृषि के लिए। अगर खेती ही नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, खेती ही नहीं होगा तो हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा, और अगर अनाज नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, ठीक है। इसलिए हम लोग को जल आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जल और वायु बहुत ज्यादा जरूरी है एक मानव के जीवन के लिए, ठीक है। अब देखिए जल मंडल का जल चक्र जो है वो इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिशन, ठीक है। तो पर्यावरण में नमी और ताप के संतुलन को बनाए रखता है। आखिर जलमंडल का जो जल चक्र रहता है, जो हम लोग का साइकिल है, वाटर साइकिल, वो क्या करता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, पर्यावरण में नमी और ताप को बनाए रखता है। किसी का कोई डाउट है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छे है, आप लोग तेज बच्चे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या होता है, आखिर हम लोग का लिथोस्फेयर क्या है, तो जो भूमि, जितने भी भूमि, हमारा जमीन जो एकदम ठोस, स्थल मंडल यानी कि आप लोग स्थल और थल ये सबसे समझ सकते हो कि ये लिथोस्फेयर यानी कि पृथ्वी का जो ठोस परत होता है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। जैसे कि चट्टाने, अब बोलेंगे कि भूमि, मैम हम लोग तो भूमि में यानी कि जमीन में रह रहे हैं तो वो भी तो स्थल मंडल है। हाँ जी, वो भी स्थल मंडल है। अब कोई अगर पहाड़ में रह रहा है तो उसके लिए वो स्थल मंडल है, ठीक है। मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान, चट्टान, खनिज, वो सब क्या हुआ, जितना भी आपको पृथ्वी में ठोस जगह दिखेगा वो सब स्थल मंडल का पार्ट्स है। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि आखिर चट्टाने स्थल किस पर्यावरण के हमारे किस घटक से सम्मिलित है, तो बताइए। चट्टाने आप मैसेज कीजिए डीएम चैट बॉक्स में जाके, बताइए कि चट्टाने कौन सा आपका घटक में आता है, ठीक। ऑक्सीजन कौन से घटक में आते हैं, लास्ट में इसको कराएंगे, ठीक है। क्विज आप लोगों को अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस पर स्थलीय जीव रहते हैं, यह वह सतह होता है जिस पर स्थलीय जीव रहते हैं। आखिर हम बोल सकते हैं कि हम अभी घर बना के रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हम भी तो जीव ही हैं एक तरह से, जीव जंतु जो होते हैं, जंतु हो गए, जानवर जीव हो गए हम लोग, तो ये क्या हो गए, और हमारे जो कृषि उद्योग के काम आता है। आखिर कहीं पे पृथ्वी जो होता है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि इसको भी याद रखिएगा, जो बंजर भूमि है वो भी स्थल मंडल है। हाँ, भले वो हमारे काम का नहीं होता लेकिन वो भी स्थल मंडल के पार्ट में आता है, ठीक है। यह खनिज संसाधनों का भंडार है। आखिर जो हम लोग की भूमि के अंदर से बहुत सारे खनिज मिलते हैं। पेट्रोलियम, जो हम लोग को पेट्रोल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग बताइए तो कमेंट में। जो हम लोग को पेट्रोल मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आखिर हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, वो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, वो तो कोई हम लोग बनाए नहीं है पेट्रोल को, है कि नहीं। चलिए देखते हैं किसी का रिप्लाई है क्या, किसी का रिप्लाई है, पेट्रोल कहाँ से मिलता है, किसी का रिप्लाई नहीं है। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? प्रियंका, पुष्पा, और अजीत, देव,
ये लोग को समझ में नहीं आ रही है? बताइए, जो पेट्रोल और डीजल हम लोग को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? क्या उसे ह्यूमन निर्माण करते हैं, ह्यूमन डेवलप करते हैं पेट्रोल को? देखिए, अगर क्लास में कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर आप एमसीक्यू कैसे बनाइएगा? छोटा मोटा क्वेश्चन, एक लाइन का, दो लाइन का क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा तो वहां पे फिर आपको एमसीक्यू कैसे बनाइएगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन एकदम होशियार बच्चा है इस ऐप में। जो कोर्स लिए हैं तो कौन होशियार बच्चा है? पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? कोई भी होशियार नहीं है? गूगल नहीं ना कर रहे हैं कोई? जमीन से निकालते हैं और उसे मशीन से फिल्टर करते हैं। वेरी गुड। देव ने कमेंट किया है कि जमीन से निकालते हैं और उसे मशीन में फिल्टर करते हैं। वेरी गुड। आखिर आप लोग को एक क्वेश्चन दे दिया कि भारत में पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं, आई मीन किस देश से हम लोग को पेट्रोल और डीजल मिलता है, बताइए। भारत को पेट्रोल और डीजल कौन सा देश देता है? तो हम, अगर इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग लिख लो कि भारत में सबसे ज्यादा हम लोगों को सबसे अधिक जो है पेट्रोल और डीजल कौन देता है? रूस देता है, ठीक है। लिख लीजिए कि रूस जो है हम लोगों को, भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल देता है। ऐसे तो सऊदी अरब, इराक, अमेरिका ये सब भी देते हैं, लेकिन रूस सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। भारत में भी हम लोगों को भारत जो है ये सिर्फ लेता नहीं है, तो ये भी हमारे तीसरे देश में आता है, जो कि दूसरे देशों के लिए भी हम लोग को आयात देता है। उपभोक्ता देश भी है, भारत भी हमारा उपभोक्ता देश ही है, लेकिन ये तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है तेल के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोगों को भारत में पेट्रोल और डीजल रूस से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल में। स्थल मंडल का जो क्या है, ये खनिज संसाधनों का भंडार है जो मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थल मंडल का क्षरण या कटाव, भूकंप, ज्वालामुखी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहीं देखे होंगे कि बहुत ज्यादा भूकंप आता है, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, कहीं पे प्राकृतिक घटनाएं होने लगती है, क्यों होती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जरूरतों के लिए भूमि को काट करके हम लोग वहां पे कुछ इन्वायरमेंटल को क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल को छेड़ते हैं। उसको थोड़ा सा हम लोग, अगर आप बताइए अपनी स्किन को ये कहीं पे टच करते हैं या फिर उसको इरिटेट करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों को इन्फेक्शन होगा, एलर्जी होगा। तो उस कारण से क्या होता है, हमारे स्किन पे कुछ दरारें आ जाते हैं या फिर झुर्रियां आ जाती हैं, पिंपल्स उठ जाते हैं। वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम उस जगह को छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर हमारे पृथ्वी के घटक यानी पर्यावरण के घटकों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोगों को प्राकृतिक घटनाओं का सामना भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीव मंडल, बायोस्फीयर, ठीक है। अभी तो देखिए यूनिट 1 है, ये क्लियर कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और स्पीड से पढ़ाई होगा, हम लोग के पास टाइम नहीं है। जीव मंडल क्या होता है कि जहां जीवन संभव है, जीव मंडल जहां जीवन संभव है। अच्छा पृथ्वी में भी आप देखे होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग जा करके नहीं रहते हैं। अभी भी वहां की जनसंख्या बहुत कम है। ये तो हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया को छोड़ के हमारा पाकिस्तान, सऊदी अरब, फिर आपका नेपाल, फिर आपका जाकर के साइड एरिया जो हो गए, अभी तो याद नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान, काबुल, ये सब जो हम लोग के हैं वो भी आपके जीव मंडल में आते हैं। पर्यावरण क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें भी वायु है।
लेकिन जैसे ही मंगल ग्रह जाते हैं, वो ग्रह हो गया अलग, इन्वायरमेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग का पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है। 9 ग्रह बोलते हैं ना, 9 ग्रह तो मेन है, और ऐसे छोटे छोटे ग्रह भी हैं, सूक्ष्म ग्रह जिसको बहुत छोटे हैं, जिसका कोई अभी तक पता नहीं किया गया है, ठीक है, वो सब भी ग्रह है। ऐसे 9 ग्रह मुख्यतः है, ठीक है। तो ये कारण है। अब हम बताते हैं कि जीव मंडल, जैसे सोचते हैं कि जीव मंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है, ठीक है, ऐसे आप लोग सोच लिए। तो हम बताते हैं कि अभी पृथ्वी को छोड़ के भी मंगल ग्रह पे रहने के लिए जो हम लोग का टीम है, जो हम लोग का टीम है नासा, वो क्या कर रहा है, वहां पे देख रहा है कि मंगल ग्रह में जीवन, थोड़ा सा उनको वो कुछ क्लू मिला है जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि हमारा मंगल ग्रह पे भी जीवन संभव है। बट वो अभी कंफर्म नहीं है, वहां पे उनको कुछ क्लू मिला है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ जीवन है, अब बताइए हम अगर अभी मंगल ग्रह चले गए, वहां हमको ना वायुमंडल मिल गया लेकिन जल मंडल नहीं मिला, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? चलिए कमेंट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, बताइए। देव कमेंट कीजिए, प्रियंका, सबको ही कमेंट कीजिए। क्या अभी हम लोग चले जाते हैं, अच्छा मंगल छोड़िए, हम लोग अभी बुध के ग्रह चले जाते हैं, वहां पे वायुमंडल है लेकिन ना तो हमारे पास स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल है, तो क्या हम लोगों को मिलेगा? हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चारों चीज जो है, चारों घटक है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर वायु नहीं रहेगा हम सांस नहीं ले सकेंगे, जल नहीं रहेगा तो हम पानी नहीं पी सकेंगे, खेती नहीं हो सकेगी, और स्थल नहीं रहेगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, ठीक है। जीव मंडल, अगर हम लोग को जीव मंडल, आप बताते हैं, आप अकेले मनुष्य हो, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप अभी जहां से भी बिलोंग कर रहे हो, अगर हम झारखंड से बिलोंग कर रहे, पूरे झारखंड में हम एकलौते मनुष्य रहते, तो क्या हम अपना सरवाइव कर सकते हैं? कि कोई अगर प्रॉब्लम आता है हम किससे शेयर करते हैं? मान लीजिए कोई आपदा आ गया, हम कहाँ जाते हैं? तो जीव मंडल भी जरूरी है, जहाँ पे सभी पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, पौधे, और अभी पशु पक्षी भी नहीं रहे ना हमारे जीवन में, पशु पक्षी को हम लोग कुछ आदर अनादर कर देते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि हम पशु और पक्षी के कारण भी हमारा जो जीवन है वो संभव हो रहा है। क्योंकि अगर आसपास के डस्ट को आप देख सकते हो, कुछ पशु खा लेते हैं, पक्षी उठा के ले जाती है, अगर कोई कीड़ा मरा, अगर पक्षी उठा के नहीं ले गई, तो हम तो उसको झाड़ू करके साइड कर सकते हैं, लेकिन वो तो इन्फेक्शन, वहां पे तो गंदगी फैलाएगी। तो इस कारण से जीव मंडल भी हमारे विकास के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, कीड़ा मकोड़ा भी बहुत जरूरी है, समझे। हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता है, वही सब चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं, और जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जुड़े होते हैं, और हमारा ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जैव विविधता और उसके संरक्षण जीवमंडल के लिए बहुत जरूरी है। निष्कर्ष यही निकलता है कि पर्यावरण के 4 घटक पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर वायुमंडल नहीं लेगा तो हम लोग सांस नहीं लेंगे, जलमंडल नहीं लेगा, जैसे कि अभी हम बताएं, तो ये सब क्या है, अगर एक में होने वाला परिवर्तन अन्य को भी प्रभावित करता है। देखिए हम शुरू में बता रहे हैं ना कि एक चीज अगर नहीं रहेगा तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं है। एक में होने वाला परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है, इसलिए इन घटकों का संतुलन बनाए रखना न केवल पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि मानव जीवन की स्थिरता और सतत विकास के लिए भी अनिवार्य है। इसका नोट्स अगर कोई इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका नोट्स नीचे ऐप में अपलोड किया गया है, आप पढ़ सकते हो इसको। जो हम लोग का अब हम बताते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक। किसी का कोई डाउट है तो बताइए, किसी का भी एनी डाउट है तो कोई भी अभी पूछ सकते हैं, चलिए बताइए, कोई भी डाउट किसी को है तो। हम्म, बताइए, कोई डाउट है? हमारे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन आंसर अभी शायद फर्स्ट क्लास है इसलिए सब कोई बोल नहीं पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में होता है, बस सबको धीरे धीरे फ्रैंक हो जाएंगे, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है कि नहीं? तब हम आगे कुछ बोलेंगे। सबको लिखिए नो डाउट। नो डाउट लिखिए, फिर आप लोग को करना क्या है वो बताएंगे हम। नहीं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को करना क्या है। हम आप लोगों को सिलेबस बता दिए, ठीक है। नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिए, कुछ करना नहीं है। इस नोट्स को आप लोग को कंटेंट में जाइएगा, सबसे पहला नोट्स आपको मिलेगा ये। आप इसको पढ़िए एक बार फिर से, ये मैंने समझा दिया है, एक बार आप पूरा पढ़िए। और उसके बाद जैसे कि पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट भाग जल से ढका हुआ है, 71% भाग जल से ढका हुआ है, ये एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। ठीक, आप लोग इसको लिख लिए, एक पॉइंट लिखिएगा। आप देखिए पूरा थ्योरी लिखने का, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। नोट्स आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, थ्योरी नोट्स नहीं बनाना है। तो हमको जैसे बोले कि ये पर्यावरण का टोटल घटक कितने हैं, वायुमंडल, जलमंडल, आपको ऑप्शन दे देगा 4 ठो। एक में दे देगा सिर्फ वायुमंडल, एक में देगा वायुमंडल, क्षोभ मंडल, सब सारा बहुत अटर पटर देगा, एक में सही देगा। वो आपको सिलेक्ट करके लिखना है। अब जैसे हम पूछ दिए कि बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, आपको याद होना चाहिए 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। जैसे पूछे वैसे। तो नोट्स आपको कैसे बनाना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 71%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। उसी तरह हमारा भाग 71% जल से ढका हुआ है, लेकिन 2.5% पीने को मिलता है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे कि चट्टान, खनिज, मृदा, मैदान, ये सब क्या है, हमारा स्थलमंडल का भाग है। इस तरह से आपको छोटा मोटा पॉइंट में लिखना है, ऐसे करके पॉइंट में देखिए कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे पॉइंट दीजिए इस तरह से और लिखना शुरू कीजिए। जल की मात्रा है हमारे पास कितनी, जल की मात्रा 70, जल की मात्रा लिखिए 75%, ठीक है। जल की मात्रा 75%, पीने के लिए 2.5%। ऐसे आप लोग को लिखना है। और फिर इसको लिख लोगे ना, इससे ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको पढ़ना क्या है, कितना जानना है। अब आगे कुछ करना नहीं है, आप पढ़ लो पूरा सिलेबस को, पूरा नोट्स को। अब आपको ऐप में जाना है, वहां एमसीक्यू सीरीज अपलोड है, टेस्ट सीरीज अपलोड है, ठीक है। टेस्ट सीरीज अपलोड है, उसको जा करके कंप्लीट करना है। और उसका आपको एक ओएमआर सीट लेना है, एक पूरा बुक ही ले लीजिएगा। क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू 4 पेपर का होने वाला है या 3 पेपर का, अगर 4 में है तो 3 और 2 में है तो 4 का, 4 पेपर का। तो एक जाइए मार्केट, ओएमआर सीट लेके आइए। और उसके बाद पर डे आप लोगों को चारों यूनिट का, यानी कि आपको अगर जो भी सिलेबस में आपका एमसीक्यू है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एमडीसी पेपर का है, तो एमडीसी के लिए आप लोग का जो क्लास हो रहा है उसका ओएमआर सीट लाइए। ब्लैक या ब्लू पेन से सर्कल करना सीखिए, जो सही आंसर है एमसीक्यू में जाइए, उसके बाद उसका ऑफलाइन आप लोग कीजिए और चैट बॉक्स में जा करके आप या फिर कल के क्लास में बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ, ईमानदारी के साथ। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा सही है नहीं है, आंसर सी आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। वो भी आप है आपके पास में। तो क्लास को एंड करें कि नहीं, समझ में आ गया कि करना क्या है। आपको एक बार नोट्स को पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट नोट्स। उसके बाद आपको एमसीक्यू सीरीज में जा करके ओएमआर सीट में क्वेश्चन देखना है, टाइमिंग है आप लोगों का, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उससे रिलेटेड आपको आंसर टिक करना है, गोल करना है। उसके बाद हमको भेजना है कि कितना सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर है सारा चीज? चलिए ठीक है। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल को इसी टाइम में मिलेंगे 8 बजे, ठीक है।